हेलो लवली लेडीज, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो प्रेगनेंसी पे इसका क्या असर पड़ सकता है, क्या बेबी पे इसका कोई बुरा असर पड़ता है, अगर पड़ता है तो वो क्या हो सकता है, एंटी डी इंजेक्शन कब लगवाया जाता है, क्यों लगवाया जाता है, RH इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ये सब बातें आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ज्यादातर लोगों का ब्लड ग्रुप देखा गया है कि पॉजिटिव होता है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनका नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। और खासतौर पे अगर मैं आपको इंडिया की बात बताऊं तो करीब 5 से 10% पॉपुलेशन ऐसी है जिसका कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। अगर आपकी बॉडी में डी एंटीजन प्रेजेंट है तो कहा जाता है कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है। अगर डी एंटीजन आपकी बॉडी में मौजूद नहीं है तो कहा जाएगा कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव है। अब क्या होता है कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कोई खास फर्क जनरल हेल्थ पे तो पड़ता नहीं है। अगर आपका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो भी आप हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी की बात आ जाती है, यानी कि अगर किसी लेडी का या किसी महिला का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वहां पर जो है कुछ खास प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है, कुछ खास एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत होती है। अब इसको मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और आपको प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान क्यों इस चीज़ की इतनी सिग्निफिकेंस होती है, सबसे पहले यही बात कर लेते हैं। क्या होता है कि आपके ब्लड में जो एंटीजन होता है, जो डी एंटीजन होता है, वो मौजूद नहीं होता है। अगर आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है तो उस केस में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है और आराम से नॉर्मल जैसे और लोगों की प्रेगनेंसी होती है वैसे ही आपकी भी प्रेगनेंसी होगी और वैसे ही डिलीवरी होगी। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है अगर हस्बैंड वाइफ दोनों का नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वाइफ का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मदर की यानी कि वाइफ की जो ब्लड होता है उसमें डी एंटीजन मौजूद नहीं है, लेकिन हस्बैंड के ब्लड में डी एंटीजन मौजूद है। अब ऐसे में क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी होगी ऐसे कपल की तो दो बातें हो सकती हैं। या तो जो बच्चा गर्भ में आता है उसमें एंटीजन डी जो होगा वो प्रेजेंट होगा या फिर नहीं होगा। अगर नहीं प्रेजेंट है यानी कि बच्चे का ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है, जैसे कि मदर का ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे और लोगों की प्रेगनेंसी होती है नॉर्मल, वैसी ही ये प्रेगनेंसी भी होगी और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चे ने डी एंटीजन जो है वो अपने फादर से इनहेरिट कर लिया तो उस केस में बच्चे का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव होगा। अब मदर का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है लेकिन बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, तो इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मली फर्स्ट प्रेगनेंसी तो सेफ होती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्योंकि बच्चे के ब्लड में जो एंटीजन डी है वो मौजूद है लेकिन मदर के ब्लड ग्रुप में नहीं है। तो अभी मदर के ब्लड ग्रुप में कोई कभी पहले एक्सपोजर हुआ नहीं है डी एंटीजन के लिए, तो मदर के ब्लड में कोई भी एंटीबॉडीज जो हैं वो डी एंटीजन के लिए मौजूद नहीं है। तो ऐसे केस में पहली प्रेगनेंसी में बच्चे पर कोई नुकसान जनरली नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्लड सेल्स होते हैं, जो RBCs होते हैं बच्चे के, वो मदर के ब्लड में जनरली डिलीवरी के टाइम पे पास होते हैं। आमतौर पे बता रही हूँ, अगर अबॉर्शन होगा तो और पहले भी हो सकता है, लेकिन जनरल जो बातें होती हैं वही बता रही हूँ कि डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, ऐसे बच्चे के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो मदर के ब्लड में पास हो जाते हैं। अब जब मदर के ब्लड में पास हो जाते हैं तो फिर मदर का जो बॉडी है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है डी एंटीजन को। तो मदर की बॉडी जो होती है वो उसको एक फॉरेन बॉडी की तरह, एक एनिमी की तरह रिकॉग्नाइज करती है और वहां पे एंटीबॉडीज बन जाती हैं मदर के ब्लड में उस डी एंटीजन से फाइट करने के लिए, और उन जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। अब वो बच्चा तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी का होता है वो डिलीवर हो गया, वो नॉर्मल हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अब अगर सेकंड प्रेगनेंसी होती है ऐसी लेडी में और ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उनकी बॉडी अब जो डी एंटीजन के लिए सेंसिटाइज हो गई है, यानी कि अब वो सेंसिटिव हो गई है डी एंटीजन के लिए, तो अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी हुई
और उस प्रेगनेंसी में भी जो बच्चा है वो डी एंटीजन लेके पैदा होता है, यानी कि उसमें डी एंटीजन मौजूद होता है, वो RH पॉजिटिव होता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो वो एंटीजन होता है उसको मदर की बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी, और मदर की बॉडी में से, क्योंकि बच्चे का जो सारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का सप्लाई होता है सब मदर के ब्लड से होता है, तो मदर के ब्लड में अब वो एंटी बॉडी जो है वो मौजूद है, अब वो पास हो जाएगी बेबी के अंदर, तो बेबी के अंदर बहुत सीरियस कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं इसकी वजह से, क्योंकि ये जो एंटीबॉडी है ये बच्चे के ब्लड में आ जाती है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे के जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। अब बच्चे के रेड ब्लड सेल्स अगर डिस्ट्रॉय होंगे तो बच्चे में एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, और रेड ब्लड सेल्स की इंपॉर्टेंस देखिए क्या होती है कि ऑक्सीजन जो पूरी बॉडी में पहुंचता है वो रेड ब्लड सेल्स के थ्रू ही पहुंचता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी सीरियस कंडीशन हो सकती है कि अगर बच्चे के रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगे। तो इसमें 3 कंडीशंस जनरली होती हैं ऐसे बेबीज़ में, अगर मदर में एंटीबॉडी जो है वो मौजूद है, तो क्या होता है, पहली कंडीशन जो सबसे सीरियस होती है वो होती है हाइड्रॉप्स फिटालिस। अब ये काफ़ी सीरियस कंडीशन होती है क्योंकि इसमें बच्चे को सीवियर एनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो स्प्लीन है और लिवर है उनमें सूजन आ जाती है, उसके बॉडी के मेजर जो पार्ट्स हैं, हार्ट हो, ब्रेन हो, यहाँ सब में डैमेज होने लग जाता है, बच्चे की बॉडी इडिमेटस हो जाती है, मतलब सूजन हो जाती है बच्चे की पूरी बॉडी में, और ये कंडीशन जो है ये फेटल भी साबित हो जाती है। यानी कि जनरली इसमें क्या होता है कि स्टिल बॉर्न बच्चा पैदा होता है, यानी कि बच्चे की डिलीवरी से पहले ही डेथ हो चुकी होती है, और अगर लाइव बच्चा पैदा भी होता है तो जनरली कुछ दिन में उसकी डेथ हो जाती है, तो ये एक काफ़ी सीरियस कंडीशन इसमें डेवलप हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बच्चा अगर बहुत ज़्यादा सिवियर डैमेज नहीं हुआ है उसके रेड ब्लड सेल्स को, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा डिलीवर हो जाता है, और लेकिन 24 घंटे के अंदर उसमें जॉन्डिस के लक्षण मिलने लग जाते हैं। अगर ये जॉन्डिस जो है ये सिवियर हो जाती है तो उस कंडीशन में बच्चे का ब्रेन जो है वो वहाँ पे डैमेज हो सकता है, तो एक तो ये जॉन्डिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसके अलावा बच्चा कंजेनाइटल एनीमिया के साथ पैदा हो सकता है, यानी कि बच्चे को जन्म से ही एनीमिक बच्चा होता है, तो इस केस में भी स्प्लीन और लिवर में सूजन वहाँ पे मिल सकती है, और एनीमिया तो बिल्कुल भी हेल्थ के लिए आप समझ सकते हैं कि अच्छा नहीं होता है बच्चे के लिए। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हो जाते हैं अगर मदर की बॉडी में एंटीबॉडी है और बच्चे के पास डी एंटीजन है, तो उस कंडीशन में इस तरीके की जो सिम्टम्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। अब इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता दिया कि बेबी के ऊपर क्या बुरा असर पड़ सकता है। मदर के ऊपर भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार मदर के ऊपर कोई बुरा असर पड़े इसका, लेकिन इंसिडेंस जो है यानी कि चांसेस बढ़ जाते हैं मदर में। प्री एक्लेम्शिया नाम की एक कंडीशन होती है, उसका रिस्क बढ़ जाता है। प्री एक्लेम्शिया में क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर है मदर का वो काफ़ी हाई हो जाता है, मदर के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के वो डैमेज होने लगते हैं, तो एक काफ़ी सीरियस कंडीशन होती है प्रेगनेंसी में जिसको कि प्री एक्लेम्शिया कहा जाता है। इसके अलावा मदर में PPH यानी कि पोस्ट पार्टम हैमरेज, यानी कि डिलीवरी के बाद जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के चांसेस भी वहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो इस तरीके से मदर के लिए भी रिस्क काफ़ी होता है इसके लिए, और बेबी के लिए तो जो सीरियस इश्यूज होते हैं इसकी वजह से वो मैंने आपको बता ही दिए। तो इस तरीके से ये सिग्निफिकेंस होती है कि मदर में अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप मदर का है तो। अब हम बात कर लेते हैं कि इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो देखिए, अब आज की डेट में तो जितनी भी महिलाएं प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव लेके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी चेकअप के लिए, तो उनमें रूटीन होता है सभी का ABO RH जो ब्लड टेस्ट होता है वो कराया जाता है, ये देखने के लिए कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है, और ये जानना काफ़ी इससे ज़रूरी होता है कि उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो हर महिला का टेस्ट ये किया जाता है। अब अगर नेगेटिव आता है टेस्ट तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि फिर हस्बैंड का भी ब्लड टेस्ट वहाँ पे किया जाता है। तो अगर हस्बैंड का भी नेगेटिव आया ब्लड ग्रुप तो उस केस में कोई चिंता की बात नहीं होती है, जैसे नॉर्मल सबकी प्रेगनेंसी होती है वैसे ही ये भी प्रेगनेंसी होगी, और इसमें आगे कोई स्पेशल केयर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि वाइफ का तो नेगेटिव निकला लेकिन हस्बैंड का ब्लड ग्रुप निकला पॉजिटिव, तो इस कंडीशन में आगे और एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत
होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि आजकल तो सभी महिलाएं जिनका कि ब्लड ग्रुप जो नेगेटिव निकलता है, तो उनमें एक और टेस्ट कराया जाता है जिसको कि इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट कहते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि मदर की बॉडी में एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इसके लिए ये टेस्ट कराया जाता है हर महिला में। आजकल तो चाहे पहली प्रेगनेंसी हो, सेकंड प्रेगनेंसी हो, लेकिन अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव है लेडी का तो ये टेस्ट ज़रूर कराया जाता है, इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। इससे पता चलता है कि एंटीबॉडी है कि नहीं है। अब क्या होता है कि अगर 12वें हफ्ते में भी ये टेस्ट नेगेटिव आया, यानी कि एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, और प्रेगनेंसी पहली बार हुई है, इससे पहले कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई थी, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इस टेस्ट को रिपीट करते हैं, एक बार 28वें हफ्ते पर और एक बार 36 वीक पर इस टेस्ट को जो होता है रिपीट किया जाता है। अगर पहले भी प्रेगनेंसी हो चुकी है, पहले बच्चे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि थोड़ा सा प्रिकॉशन और ज़्यादा लेने की ज़रूरत होती है। इसलिए इस केस में हर महीने टेस्ट को रिपीट किया जाता है करीब 24वें हफ्ते तक, और 24वें हफ्ते के बाद फिर हर 2 हफ्ते पे इस टेस्ट को रिपीट किया जाता है। तो अगर नेगेटिव निकलता है तो ठीक है, कोई रिस्क की बात नहीं है। लेकिन अगर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है, इनमें किसी भी जो टेस्ट मैंने आपको बताया जितनी बार किए जाते हैं, अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर उसमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या बच्चे का भी जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो ऐसा जानने के लिए सबसे पहले तो हस्बैंड का ही जीनोटाइप कराया जाता है। तो अगर हस्बैंड का जीनोटाइप जो होता है वो होमोजाइगस मिलता है, तो उस कंडीशन में रिस्क वाली प्रेगनेंसी है, यानी कि उस कंडीशन में डेफिनेटली बच्चे का भी जो ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव ही होगा, और वहाँ पे फिर इसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरह ट्रीट किया जाता है। अब अगर दूसरी चीज़, अगर हेट्रोजाइगस मिलता है फादर का जीनोटाइप, तो उस कंडीशन में 50% चांसेस होते हैं कि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव मिलेगा, और 50% चांसेस होते हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप नेगेटिव मिलेगा। तो इसके लिए फिर आगे बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होता है वो जानने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। मदर के ब्लड में जनरली फ्री फीटल डीएनए मौजूद होता है, जिसका जीनोटाइप करके ये पता लगाया जा सकता है कि बेबी का ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब अगर ये ब्लड ग्रुप जो है बच्चे का वो नेगेटिव निकलता है तो फिर कोई रिस्क नहीं है प्रेगनेंसी में, मतलब नेगेटिव ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, और जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के होते हैं रिस्क वो तो हो ही सकते हैं। तो नेगेटिव निकलता है तो फिर ये नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह केस ट्रीट किया जाएगा, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर जो ब्लड ग्रुप है बेबी का वो पॉजिटिव निकलता है तो उस केस में फिर आगे बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। अब इसके लिए क्या होता है कि बच्चे की जो रेगुलर हेल्थ की मॉनिटरिंग होती है वो करी जाती है टाइम टू टाइम। ऐसे में MCA डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है, जिससे कि देखा जाता है कि बच्चे में एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है, तो कितनी डिग्री का एनीमिया उसमें डेवलप हो रहा है। तो इस टाइप से कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट्स भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये स्पेशलाइज्ड यूनिट्स में ही ये सब केयर जो है वो प्रोवाइड कराई जा सकती है, क्योंकि ऐसे में बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ही जो अंदर फीटस होता है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस टाइप के अरेंजमेंट्स हॉस्पिटल में मौजूद होने चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं एंटी-डी इंजेक्शन की। तो ये जनरली प्रोफाइलैक्सिस के लिए दिया जाता है, यानी कि प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है कि मदर में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ना बने। इसके लिए क्या किया जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ही करीब 28वें हफ्ते पर एक एंटी-डी इंजेक्शन दिया जाता है। इसके बाद एक और इंजेक्शन रिपीट किया जाता है, जनरली डिलीवरी के 72 घंटों के अंदर ये इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन अगर पहले इंजेक्शन देने के विदिन 3 वीक्स डिलीवरी हो गई है तो फिर इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। उन महिलाओं में जो एंटीनेटल केयर के लिए विजिट नहीं कर पाती हैं हॉस्पिटल, ख़ासतौर पे विलेजेस वगैरह में कई लोग नहीं जा पाते हैं, इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है रेगुलर चेकअप्स कराने की। तो अगर वो डिलीवरी के टाइम पे फिर हॉस्पिटल डिलीवरी होती है और उसमें पता चलता है कि नेगेटिव है मदर का ब्लड ग्रुप, तो ऐसे में फिर कॉर्ड ब्लड में से सैंपल लेके पता किया जाता है कि बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है। अगर नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बेबी का ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव निकलता है तो उस केस में 72 घंटों के अंदर मदर को एंटी-डी इंजेक्शन दिया जाता है। तो इस तरीके से ये एंटी-डी इंजेक्शन जो होता है एक तरीके का प्रोफिलैक्सिस होता है, ताकि मदर में एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ना बने, इसके लिए ये दिया जाता है।
अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है, कुछ काम का लगा है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।